Hello everyone, and welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma, and in this exciting mind map, we are going to talk about the competent host as well as we are going to talk about the cloning vector. एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपसे पूछा जाता है इन योर एग्जामिनेशन, एंड दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर. काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी होती हैं. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन कौन सा है, बाम H1 रीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, साल रीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं बाकायदा. सो वी नीड टू नोट ईच एंड एवरीथिंग इन द डायग्राम. और एक कॉम्पिटेंट होस्ट का छोटा सा टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होस्ट को ज़्यादा कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाए. हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि आपने एक रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया और इस रिकम्बिनेंट डीएनए को अब आपको भेजना है एक बैक्टीरियम के अंदर. पर भाई बैक्टीरिया की भी तो अपनी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ना. हर बैक्टीरिया अपने अंदर फॉरेन डीएनए को क्यों ही आने देगा. तो हम किस हिसाब से बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज को एनहेंस करें कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए को बहुत प्यार से अपने अंदर एंटर करने दे, इसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी. यानी हमें बैक्टीरियम को ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाना है, हमें बैक्टीरियम को इस काबिल बनाना है, इस लायक बनाना है, इतना ज़्यादा प्रोफाउंड बनाना है कि ये इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर एंट्री करने दे. ये बातें हमें यहाँ पर समझनी है. एक तो PBR 322 का स्ट्रक्चर, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग एंड हाउ टू फॉर्म अ कॉम्पिटेंट होस्ट, चारों चीज़ों के बारे में बात करेंगे. हालांकि एनसीईआरटी में 2 टॉपिक्स के अंदर ही मेंशन है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स. अगर आपने अभी तक हमारे सिग्मा स्टार 2.0 क्रैश कोर्स को नहीं देखा है या ज्वाइन नहीं किया है, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन इट फॉर अ रैपिड रिवीजन फॉर नीट 2021, देन यू कैन गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप डायरेक्टली हमारी ऐप पर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं और आप इस क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं. एज वेल एज आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं. 180 क्वेश्चंस पर बेस्ड, इस पैटर्न पर बेस्ड अराउंड 30 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे विद OMR शीट, जिससे कि आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं. एनसीईआरटी बेस्ड ये टेस्ट होने वाले हैं. अमेजॉन पर भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो एंड चेकआउट. अगर आप इन सारे के सारे कोर्सेज को, फ्री और पेड कोर्सेज को देखना चाहते हैं, तो आप मार्क्स अप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. एंड इंस्टॉल करने के बाद आप सारे के सारे कोर्सेज का आनंद उठा सकते हैं. और अगर आप मेरे माइंड मैप्स को या फिर हमारे टीचर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं उससे रेलेवेंट कंटेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं इन द PDF फॉर्मेट, तो आप मार्क्स अप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. यहाँ पर आप अपडेटेड रहते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर क्या होने वाला है, ऐप के ऊपर क्या होने वाला है, एज वेल एज आपको सारा का सारा कंटेंट PDF फॉर्मेट के अंदर मिलता रहता है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन दोनों जगह पर जुड़ जाएं. आप ऐप को भी डाउनलोड कर लें, एज वेल एज आप मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं. बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम अभी तक एक माइंड मैप ऑलरेडी बना चुके थे, जो कि था ये वाला, जहां पर हमने अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा की थी. आज हम इस नए माइंड मैप को देखने वाले हैं जहां पर हम क्लोनिंग वेक्टर्स की चर्चा करेंगे. लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही ज्यादा सरल टॉपिक को कंप्लीट कर लें, जो कि है कॉम्पिटेंट होस्ट. जरूरी नहीं कि आपका जो बैक्टीरियम है वो हर डीएनए को अपने अंदर आने दे. भाई जाहिर सी बात है कि डीएनए का नेचर कैसा होता है. डीएनए का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक. डीएनए आपका वाटर में सॉल्युबल होता है. लेकिन आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है. सेल मेम्ब्रेन हैज लिपिड. सेल मेम्ब्रेन चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्यों ना हो, वो बनी है लिपिड और प्रोटीन की. तो जाहिर सी बात है लिपिड इज हाइड्रोफोबिक और आपका डीएनए है हाइड्रोफिलिक. तो क्या इन दोनों का मिलन हो सकता है? द आंसर इज नो. डीएनए का और मेम्ब्रेन का मिलन नहीं हो सकता. तो आपको क्या करना है, आपको डीएनए को कुछ इस प्रकार से अंदर घुसाना है बैक्टीरियम के कि रेस्ट्रिक्शन कम से कम हो. तो आप बैक्टीरिया के द्वार खोल देंगे. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर कुछ ट्रांजिएंट पोर्स बन जाते हैं और वो पोर्स हेल्प करते हैं, वो पोर्स जाने देते हैं किसी भी रिकम्बिनेंट डीएनए को अंदर. तो सिंस डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. सो इट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन. सो क्या करना है हमें, सबसे पहले स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन देना है. जैसे कि आप कैडमियम का इस्तेमाल कर सकते हो या कैल्शियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तो जब आप कैल्शियम का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो सेल वॉल है बैक्टीरियल सेल की, इनमें कुछ ट्रांजिएंट पोर्स डेवलप हो जाते हैं और वो पोर्स आसानी से ही आपके रिकम्बिनेंट डीएनए को अंदर जाने देते हैं बैक्टीरिया के. सेकंड, आप लोग हीट शॉक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो. यानी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले
आपका जो भी रिकम्बिनेंट डीएनए है उसे आइस में रखिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पे रखिए, और उसके बाद इसे रखिए 42 डिग्री सेल्सियस में। अब कोई चीज अचानक से बर्फ से निकली है 0 डिग्री सेल्सियस से, और आपने अचानक से उसे 42 डिग्री सेल्सियस पर प्लेस कर दिया, तो उसके लिए तो वो शॉक है ना, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे हीट शॉक कहा जाता है। और फिर दोबारा से उसे आइस में रख दीजिए। इसका मैकेनिज्म क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, इलेबोरेट कर देता हूं। देखिए दोस्त, समझ लीजिए ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है, राइट, समझ लीजिए आपका एक बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के बाहर क्या पड़ा हुआ है, इस बैक्टीरियल सेल के बाहर पड़ा हुआ है डीएनए। जब आप इनिशियली टेम्परेचर को 0 कर देते हैं तो ये डीएनए यहां पर आकर चिपक जाता है। भाई कम टेम्परेचर है तो चीजें आसपास आ जाएंगी ना, कॉन्डेंस्ड हो जाएंगी। तो जब आपका टेम्परेचर इनिशियली आपने 0 डिग्री सेल्सियस रखा या जब आपने इसे आइस बाथ में रखा, तो ये डीएनए यहां पर आकर सरफेस से चिपक गया, डीएनए आकर के बैक्टीरिया के सरफेस से चिपक गया। अब आपने टेम्परेचर दे दिया 42 डिग्री सेल्सियस, यानी हीट शॉक। अब अगर आपने टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रख दिया है, तो जो आपकी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन थी, इसके जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड हैं, दूर दूर हो जाएंगे थोड़े से। अब जरा से भी अगर ये दूर दूर हुए तो बीच में छेद बन जाएगा, उस छेद से क्या हो जाएंगे, डीएनए अंदर आ जाएंगे। अब अगर डीएनए अंदर आ गया है तो हमें ये द्वार दोबारा से बंद करने पड़ेंगे दोस्त। ये जो गेट खुला था ये दोबारा से भी तो बंद करना पड़ेगा, और बंद कब होगा, हायर टेम्परेचर पे गेट खुल गया, कम टेम्परेचर पे दोबारा से बंद हो जाएगा। दोबारा से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दो, दोबारा से हीट शॉक के बाद आप आइस बाथ में रख दीजिए, तो ये गेट दोबारा बंद हो जाएगा। तो पहली बार हमने गेट खोला डीएनए को अंदर बुलाने के लिए, और जैसे ही डीएनए अंदर आया हमने गेट बंद कर दिया कि डीएनए बाहर ना जा पाए। तो हमने क्या कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पहुंचा दिया, बैक्टीरिया को डीएनए लेने के लिए कॉम्पिटेंट बना दिया। सेकंड, हम यहां पर डाइवेलेंट कैटायन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम। तो कैल्शियम की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जैसे 0.0001 मोलर कंसंट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है यूजुअली, जो कि आपके डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। अब ये तो वो केस था कि आप बैक्टीरिया के अंदर कैसे डीएनए पहुंचा सकते हैं। अब यूकैरियोट भी इस चीज में पीछे नहीं है। आपको कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर पहुंचाने होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के अंदर पहुंचाने होते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने एक तगड़ा जुगाड़ लगाया है। उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है दोस्त, माइक्रो इंजेक्शन में हम लोग, जैसा कि नाम है माइक्रो इंजेक्शन, तो एक बहुत ही छोटा सा इंजेक्शन, बहुत पतली निडल का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्टली हम लोग एनिमल सेल के न्यूक्लियस में ही रिकम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा दें। तो एनिमल के अंदर अगर आपको रिकम्बिनेंट डीएनए पहुंचाना है तो आप माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको प्लांट के अंदर पहुंचाना है, प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो आप बायोलिस्टिक या जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाम क्या है, जीन गन, यानी एक गन है जिससे गोली की जगह जीन निकलेगा, और वो जो गोली है ना, यानी जीन जो है, वो सीधा जाकर आपके प्लांट सेल के अंदर पहुंच जाएगा। ओके, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, जैसे गोली होती है, एक बुलेट होती है, वैसे यहां पर क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स हैं। और ये माइक्रो पार्टिकल किससे कोटेड हैं दोस्त, बहुत ही हल्के मटेरियल से, यानी आपके गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड है। तो गोल्ड और टंगस्टन की गोलियां होंगी जिसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, जीन लगा देंगे, क्योंकि भाई जीन में तो इतना प्रेशर नहीं है कि वो पहुंच जाए आपका प्लांट के सेल तक। सो दैट्स वाई गोली की आवश्यकता तो है। ओके, तो एक जो बुलेट है उसका काम कौन करेगा, गोल्ड और टंगस्टन का माइक्रो पार्टिकल, बहुत ही छोटा सा, इतना माइक्रो पार्टिकल होता है कि सेल को उससे कोई हार्म नहीं होता। लेकिन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने उस गोली के चारों ओर लपेटा हुआ है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए आपने उस गोली के चारों ओर लपेटा हुआ है, वो सीधा पहुंच जाएगा आपके प्लांट तक। क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि बायोलिस्टिक या जीन गन कौन से सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल। आपको बताना है कि प्लांट सेल के लिए बायोलिस्टिक या जीन गन का इस्तेमाल होता है, एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, और आपके बैक्टीरियल सेल के लिए आप अगर बैक्टीरियल सेल को ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं तो आप डाइवेलेंट कैटायन से उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आप लोग वहां पर हीट शॉक मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि काफी बार आपको डिसार्म्ड पैथोजन के बारे में बताया जाएगा कि क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट एंड एनिमल, कि यहां पर प्लांट और एनिमल के अंदर अगर आपको स्पेसिफिकली कोई जीन भेजना है तो आप कैसे भेज सकते हैं। तो प्लांट में बीमारी कॉज करने वाला एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है, नाम ही है अगैरोबैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया तो है, नाम में ही बैक्टीरियम आ रहा है। ये जो अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, इसमें टीआई प्लाज्मिड नाम का एक प्लाज्मिड होता है, और वो जो टीआई प्लाज्मिड है उसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन है जिसका नाम है, एक स्पेसिफिक डीएनए है जिसका नाम है टी डीएनए।
ये टीडीएनए क्या करता है, डाइकॉट के अंदर जाता है, डाइकॉट प्लांट के अंदर, और जो नॉर्मल डाइकॉट प्लांट के सेल थे उनको कन्वर्ट कर देता है ट्यूमर सेल के अंदर। तो टी फॉर ट्यूमर, इसीलिए इसे टीडीएनए बोला गया। ओके, तो यहां पर ये जो टीडीएनए है जब प्लांट के अंदर जाएगा तो नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देगा ट्यूमर सेल के अंदर, यानी प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज कर देगा। अगर हम टीआई प्लाज्मिड से ये बुराई वाला जीन हटा दें, यानी टीडीएनए हटा दें और अपने काम का जीन डाल दें, तो क्या मजा नहीं आ जाएगा। यानी समझ लो एक आपका डिलीवरी बॉय है जो कि किसी घर में, उसके इरादे बहुत ठीक नहीं है, राइट, वो कोई हथियार लेकर के जा रहा है, लेट से, मतलब ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, इसको किसी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करने की प्लीज कोशिश मत करिएगा। मैं जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूं कि एक डाकू है, समझ लो किसी शहर के अंदर घुस गया और उसने भेष बदल लिया है डिलीवरी बॉय का, और वो कोई गन जो है उसको पिज्जा के पैकेट में लेकर के जा रहा है, राइट। क्या हो कि अगर आप उस पिज्जा के पैकेट से गन निकाल दो और असली पिज्जा रख दो, यानी कि डिलीवरी का मैकेनिज्म पता है हमारे बंदे को, राइट, उस आदमी को डिलीवरी का मैकेनिज्म पता है। सिमिलरली यहां पर जो अगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन है, इसे प्लांट के अंदर घुसना आता है, इसे प्लांट के अंदर जीन डालना भी आता है, लेकिन वो जीन कौन सा होगा अगर ये आप डिसाइड कर लो तो मजा ही आ जाएगा। तो यहां से आपने टीडीएनए निकाला और आपने अच्छा सा कोई डीएनए डाल दिया, अच्छा सा कोई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो आपने क्या कर दिया, यहां पर टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म कर दिया, आपने उसे घातक से प्यारा सा बंदा एक बना दिया है। एंड सिमिलर केस इज विद एनिमल। तो अगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन को तो आप इस्तेमाल करोगे प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर जो रेट्रोवायरस होता है ना, ये रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में तब्दील करता है। अगर आप यहां से जो हार्मफुल जीन है रेट्रोवायरस के अंदर, अगर आप उस हार्मफुल जीन को हटा दो और कोई प्यारा सा अच्छा सा जीन डाल दो, यानी आप अगर डिसआर्म कर दो रेट्रोवायरल वेक्टर को, आप अपनी मनपसंद का जीन इसके अंदर डाल दो, तो ये भी एनिमल के अंदर अच्छे खासे जीन्स को पहुंचा सकता है। बात समझ में आई। तो आप बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बना सकते हो डाइवेलेंट कैटायन का इस्तेमाल करके, हीट शॉक ट्रीटमेंट दे करके, और आप प्लांट और एनिमल में अलग अलग वेक्टर्स की मदद से जीन पहुंचा सकते हो। जैसे प्लांट में आप लोग बायोलिस्टिक या जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा आप डिसआर्म्ड एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एनिमल के केस में आप लोग माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हो या फिर डिसआर्म्ड रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करते हो। ये आपका आधा जो आर्टिकल है ये खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज की, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर आपके पीबीआर 322 के स्ट्रक्चर की। अब इस स्ट्रक्चर को बहुत गौर से देखना, और यहां पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस स्ट्रक्चर। ये पीबीआर 322 है, इसमें दो रीजन है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन में दो जगह पे आप कट लगा सकते हो, एक पीएसटी1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है, यानी हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक जगह पर काटता है ना, तो पीएसटी1 का मतलब क्या है यहां पर कि पीएसटी1 नाम का अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करोगे तो वो यहां कट लगाएगा। पीवीयू नाम का अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे यहां कट लगाएगा। इको आर1 यूज करोगे, GAATC वो साइट यहां पर प्रेजेंट है। CLA1 इस्तेमाल करोगे यहां कट लगाएगा। हिंड3 यूज करोगे यहां कट लगाएगा। BAM-H1 यूज करोगे यहां कट लगाएगा। साल1 यूज करोगे यहां कट लगाएगा। PVU2 यूज करोगे यहां कट लगाएगा, राइट, ये बात है। तो यहां पर देखो एम्पिसिलिन रीजन में क्या है आपका पीएसटी1 और PVU1, इको आर1, CLA1 और हिंड3 प्रेजेंट है आपका ऊपर की साइड। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन में प्रेजेंट है BAM-H1 और साल1, और रोप रीजन में प्रेजेंट है आपका यहां पर PVU2। याद कैसे करना है, सिंपल सी ट्रिक है और बहुत आसान तरीके से आपको पता भी लग जाएगी विदाउट अ डाउट, राइट। मेरी बहुत फेमस ट्रिक है, काफी बार मैं इस्तेमाल कर चुका हूं इसे, और YouTube पर काफी ज्यादा अच्छे व्यूज हैं, अलग अलग चैनल्स पे डली हुई है, हमारे चैनल पे भी डली हुई है, बट इसको एक और बार हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। समझ लीजिए मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया है। ये सर्कल क्या है आपका, ये सर्कल है आपका PBR 322, ये सर्कल है आपका PBR 322, ठीक है। अब देखिए यहां पर PBR 322 है, दो बच्चे हैं अमर और प्रशांत पवार, ठीक है, दो बच्चे हैं अमर और प्रशांत पवार, प्रशांत पवार, ठीक है। अब अमर और प्रशांत पवार है भैया, क्लास के लिए उठे हैं, क्लास के लिए उठेंगे कब, 7 बजे, 7 बजे के आसपास उठेंगे। तो यहां पर 7 बजे के आसपास का जो रीजन है इसे हमने क्या बोल दिया, ओरिजिन रीजन। इनके दिन की ओरिजिन हो रही है ना यहां पर, तो ORI रीजन यहां पर है जहां पर रेप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था भाई, ORI का मतलब यह है रेप्लीकेशन यहां पर स्टार्ट होगी। आप चाहते हो कि आपका कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर रेप्लीकेट करे होस्ट के अंदर, तो ORI रीजन का होना इज अ मस्ट, होना ही पड़ेगा,
क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी तो खत्म कैसे होगी, तो ORI रीजन तो होना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, अमर और प्रशांत पवार नाम के बच्चे थे, तो अमर AMR। अब अमर के अंदर देखो क्या आ रहा है, AMR, तो यहां पर देखो AMR यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन। इसके अंदर क्या था, प्रशांत और पवार, ठीक है, अमर और प्रशांत पवार बच गया, तो यहां पर प्रशांत का देखो PST1, सब में 1 आएगा, PST1, और पवार में अगर आप देखो तो पवार में PV आ रहा है तो PVU1, पवार में PV आ रहा है PVU1। तो प्रशांत पवार अमर, ठीक है, अमर और प्रशांत पवार जो है चल पड़े क्लास के लिए। क्लास किस चीज की थी भाई, इकोलॉजी की क्लास थी, मास्टर साहब हिंदी में पढ़ा रहे थे, तो किस चीज की क्लास थी, इकोलॉजी की क्लास थी, इकोलॉजी, इको R1, इकोलॉजी डायरेक्टली है रेलेवेंस में कि इकोलॉजी की क्लास थी, और मास्टर जी हिंदी में पढ़ा रहे थे, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। तो इकोलॉजी की क्लास, तो इको स्टैंड्स फॉर इको R1, क्लास थी यानी कि क्ला 1, ठीक है, क्लास दैट इज क्ला 1, हिंदी में पढ़ा रहे थे, तो यहां पर एक ही चीज के आगे 3 आएगा, दैट इज हिंद 3, ये याद रह जाएगा, तो हिंदी जो है इसके आगे 3 आ जाएगा, हिंद वर्ड जो है डायरेक्टली यहां पर रेलेवेंस में है। तो अमर और प्रशांत पवार निकले, इकोलॉजी की क्लास चल रही थी हिंदी में, वहां पर उन्होंने पढ़ा। अब एक बंदे को मास्टर जी की क्लास बहुत बढ़िया समझ में आई, तो उन्होंने बोला कि सर का तो नाम पूछ के चलेंगे, ठीक है, तो उन्होंने जो है टीचर का नाम पूछा, उन्होंने टीचर का नाम पूछा, और टीचर का नाम क्या था, ब्राह्मण सलमान, ठीक है, टीचर का नाम था ब्राह्मण सलमान, सलमान ये नाम था। तो उन्होंने टीचर का नाम पूछा, तो यहां पर जो रीजन है इसे हम क्या बोल देंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो टीचर में क्या क्या आया, TE और R आ गया, TE और R आ गया। टीचर का नाम पूछा इन्होंने, क्या बताया उन्होंने, ब्राह्मण, तो BAM-H1, ठीक है, ब्राह्मण में देखो BAMH, ठीक है, BAMH, सारे सिमिलर रेलेवेंस में आ रहे हैं। ब्राह्मण सलमान दैट इज साल 1, साल 1, सलमान में साल एज इट इज कॉमन आ रहा है, टीचर का नाम था ब्राह्मण सलमान, ठीक है। अब यहां पर आगे चल के अमर ने बोला भैया मैं तो रोप लेके लटक के मर जाऊंगा, लेकिन इस मास्टर के पास दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, बहुत ही बेकार पढ़ाया है। लेकिन यहां पर जो आपके पवार साहब हैं उन्होंने बोला भाई मैं तो दोबारा एक बार जाकर के देखूंगा डेमो क्लास में, हो सकता है पहली क्लास में उतनी ज्यादा इंटरेक्शन ना हुई हो, एक दिन मास्टर जी की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर पवार जो है दोबारा चल पड़ा, यही आपका PBR 322 है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, अब इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखो ओरिजिन हुआ दिन का 7 बजे के आसपास, घड़ी के साथ यहाँ बजते हैं, 6 यहाँ बजते हैं, 7 यहाँ पे बजेंगे, 7, 7:30, 8 जो भी याद करना है कर लो। अमर और प्रशांत पवार निकले ट्यूशन पे, इकोलॉजी की पढ़ाई चल रही थी, इकोलॉजी की क्लास चल रही थी हिंदी में, ठीक है। टीचर का नाम पूछा ब्राह्मण सलमान, और यहां पर जो है आपके अमर साहब बोले भाई मर जाऊंगा लेकिन मैं तो दोबारा क्लास में नहीं जाऊंगा, जबकि पवार साहब बोले भाई दोबारा चलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तो दोबारा चला जाऊंगा। ये बात थी, ये सारे के सारे सीक्वेंस में आपको चीजें याद होती चली गई, ठीक है। ये आपका PBR 322 का स्ट्रक्चर है। ORI रीजन का क्या काम है दोस्त, यहां पर ORI रीजन का काम ये है कि रेप्लिकेशन यहां पर स्टार्ट होगी, नाम ही है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन यहां पर स्टार्ट होगी। अब कोई भी एलियन DNA, कोई भी फॉरेन DNA जिसको आप रेप्लिकेट कराना चाहते हो, वो आप ऐसी जगह पर इनकॉर्पोरेट कराओगे जहां पे ORI हो, वरना आप नहीं कभी भी रेप्लिकेशन करा पाओगे। ORI का होना इज अ मस्ट, एंड जितने ORI होंगे उतनी आपकी कॉपीज बन जाएंगी। भाई समझ लो आपके बहुत सारे प्लास्मिड थे, सबके अंदर अपना अपना ORI है, तो उतनी ही कॉपी बनेगी ना जितनी ORI होगी। तो कॉपी नंबर कंट्रोल कौन करता है, ORI कंट्रोल करता है। जबकि यहां पे जो रीजन है रॉप, इसका मतलब है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो आप सर एक जगह पे कह रहे हो कि ORI से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, एक जगह पे आप कह रहे हो ROP मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये क्या चक्कर है। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये वो सीक्वेंस है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ORI पे चीजें शुरू होंगी, लेकिन चीजें शुरू करने के लिए कुछ प्रोटीन तो चाहिए ना, वो प्रोटीन कौन बनाएगा, वो प्रोटीन्स रिलेटेड टू रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कौन बनाएगा, रॉप रीजन बनाएगा। यानी रॉप जीन जो है ये वो प्रोटीन बनाएगा जो ORI पर जाकर चीजों को स्टार्ट करेंगे, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं दोस्त। क्लोनिंग वेक्टर्स, वेक्टर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, यानी ये आपकी
टैक्सी होती हैं जो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। अब कैसे, वो हमें जानना है। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर जाकर के बहुत बढ़िया तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियोइड अच्छे तरीके से रेप्लिकेट करते हैं। तो आपके जो प्लाज्मिड है ये भी कोई तालमेल नहीं रखते न्यूक्लियोइड के साथ। जो बैक्टीरियोफेज है यानी जो वायरस है ये भी घुस के अच्छे तरीके से बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट। जो बैक्टीरियोफेज है ये तो अपनी हजारों कॉपीज बना सकता है। तो अगर समझ लो आपने एक बैक्टीरियोफेज के अंदर, एक वायरस के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, अपना रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, और वो बैक्टीरियोफेज आपने बैक्टीरिया में भेज दिया, तो जब जब वायरस का डीएनए रेप्लिकेट करेगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा। जब जब वायरस अपनी 1000 कॉपी बनाएगा आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी 1000 कॉपी बन जाएंगी। तो बैक्टीरियोफेज का हाई कॉपी नंबर होता है पर सेल, जबकि कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं इनकी सिर्फ 1 से 2 कॉपीज होती हैं एक सेल के अंदर, जिन्हें लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड कहा जाता है। कुछ की 15 से 100 कॉपीज होती हैं जिन्हें हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड कहा जाता है। कुछ की 100 से भी ज्यादा हो सकती है। यानी कि जितना नंबर आपके प्लाज्मिड का है उतनी ही आपकी कॉपीज बन जाएंगी जीन ऑफ इंटरेस्ट की। समझ लीजिए एक वायरस है, उसके अंदर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और उस वायरस को अटैक करा दिया बैक्टीरिया पे। अब जब वो वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालेगा तो बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। जितना वायरस रेप्लिकेट करेगा उतनी कॉपीज बनेंगी। सेम केस इज विद प्लाज्मिड। इसीलिए आपको अगर बहुत ज्यादा कॉपीज बनानी है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की तो हमेशा ऐसी वायरस को चुनिए, ऐसी बैक्टीरिया को चुनिए जिसका कॉपी नंबर बहुत हाई हो, राइट। तो अगर आप अपने एलियन पीस ऑफ डीएनए को लिंक करते हैं किसी वेक्टर से तो उतनी ही कॉपीज बनेंगी जितना कॉपी नंबर होगा आपके बैक्टीरियोफेज का या प्लाज्मिड का। इसीलिए स्टार्टिंग में ही ऐसा बैक्टीरियोफेज लें, स्टार्टिंग में ही ऐसा प्लाज्मिड लें। इनफैक्ट बैक्टीरियोफेज तो काफी ज्यादा कॉपी नंबर के ही होते हैं, ऐसा आप प्लाज्मिड लें जिसका कॉपी नंबर हाई, तब जाकर के मजा आएगा। अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर है आपका PBr322, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है ये हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर हमें देखने को मिलती है वो सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब ये एक ऐसा मार्कर है, ये एक ऐसा जीन है जो कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को अलग कर देता है। हमें बता देता है कि भैया ये वाली चीज तो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ये वाली चीज में आपका रिकम्बिनेंट डीएनए जा चुका है, और ये वाली चीज में आपका रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया। कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। लेट से ये आपका PBr322 है, ये PBr322 था। यहां पर आपका ये जो रीजन था ये कौन सा था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का रीजन, ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का रीजन। इसका मतलब क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का रीजन अगर एक्टिवेटेड है, इसका मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का रीजन अगर एक्टिवेटेड है, अगर आप इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन नाम की दवाई दोगे तो इस बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंट है। सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन अगर आपका एक्टिवेटेड है, अगर ये आपका एक्टिवेटेड है, तो अगर आप इसे टेट्रासाइक्लिन नाम की दवाई दोगे तो ये बैक्टीरिया उससे बहुत प्यार से बहुत आराम से बच जाएगा, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर समझ लो मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन के साथ छेड़खानी कर दी तो अब क्या अब ये रेजिस्टेंस रहेगी, नहीं रहेगी। तो अब अगर आप एम्पिसिलिन डालोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है तो बैक्टीरिया मर जाएगा। सिमिलरली अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा। और ये रेजिस्टेंस खत्म कब होगी ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत अच्छे से समझना, बहुत गौर से समझना। देखो ये आपका एक PBr322 का वेक्टर है, यहां पे आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन है, यहां पे आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन। यहां पे दो साइट आपकी कौन सी थी, प्रशांत पवार यानी आपका PST1 और आपका PBU1, यानी इन दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं यहां पर कट लगा सकता हूं। और यहां पर जो है दोस्त, यहां पर आपके थे ब्राह्मीण सलमान यानी BAM-H1, और यहां पर था सलमान यानी SAL1। ठीक है, ये आपका यहां पर हो जाएगा। यानी इन चारों में से मैं किसी एक जगह पर काट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकता हूं। अब मुझे अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है इस वेक्टर में कहीं भी, तो मैंने कहां पर डाला, मैंने PST1 से ही अपने इस वेक्टर को काटा और PST1 से ही यहां पर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा, तो स्टिकी एंड बने। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहां पर घुसाड़ दिया। अगर मैंने इस पूरे के पूरे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में ला करके कोई जीन बैठा दिया है
तो एम्पिसिलिन की एक्टिविटी तो अब नहीं रही ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो अब काम नहीं करेगा। भाई कोई भी जीन है, समझ लो ये ऐसा जीन है, ये कंप्लीट है तब तक ही इसी की वैल्यू है। अगर इसके बीच में कोई आके बैठ गया और ये इनकम्प्लीट हो गया तो इसकी वैल्यू खत्म। इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसी भी चीज की इंसर्शन से इनएक्टिवेट हो सकता है आपका मेन जीन। तो यहां पर जब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया तो मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जो जीन था ये इनएक्टिवेट हो गया। अगर ये इनएक्टिवेट हो गया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं रहा अब आपका ये जो भी था बैक्टीरियम ये। अब समझ लो एक नॉर्मल बैक्टीरियम है जिसमें दोनों के दोनों जीन्स एक्टिवेटेड हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी कैरी कर रहा है। एक प्लेट आपने ली, उस प्लेट में आपने क्या डाला खाने पीने के अंदर, उस खाने पीने के अंदर आपने एम्पिसिलिन डाला और टेट्रासाइक्लिन डाला। अब जो नॉर्मल वाला है ये तो दोनों में ही ग्रो कर लेगा, इसमें तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है, ग्रो कर लेगा। नॉर्मल है, इसमें कोई रिकम्बिनेंट डीएनए हमने नहीं डाला। लेकिन जिसमें हमने ये रेड वाला डाल रखा है, जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप डाल दोगे भैया, इसमें अगर आप डाल दोगे एम्पिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन, क्या ये ग्रो कर पाएगा? ये टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रो कर सकता है, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो गायब हो गई ना इसकी, इसमें तो ग्रो नहीं कर सकता, तो ये मर जाएंगे। तो आपको पता लगेगा हाँ भाई ये आपके सारे जो मर गए ये ट्रांसफॉर्म हुए थे और ये वाला नहीं हुआ था, इसीलिए जिंदा बच गया, यानी इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन अभी भी काम कर रहा है, मतलब इसमें डीएनए नहीं गया ठीक से, इसमें आपका रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया। तो आपने क्या किया, इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के बेसिस पे, इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के बेसिस पे ये पता लगा लिया कि कौन से नॉर्मल है, कौन से आपके ट्रांसफॉर्म्ड है। इन्हें क्या कहा जाता है, सिलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है। भाई इनके बेसिस पर ही तो सब कुछ पता लगाया है, तो इन्हें क्या कहा, इन्हें कहा हमने सिलेक्टेबल मार्कर, इन्हें सिलेक्टेबल मार्कर कह दिया। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, ये आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो आपको बताते हैं भैया कि कौन सी चीज आपकी रिकम्बिनेंट है और कौन सी आपकी नॉन रिकम्बिनेंट है। दोनों में फर्क करना कौन सिखाता है, आपका सिलेक्टेबल मार्कर। एंड सिमिलरली आपकी क्लोनिंग साइट होती है। क्लोनिंग साइट मतलब आपकी वो जगह है जहां पर आप डीएनए को काट सकते हैं और नया जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो ये जो क्लोनिंग साइट है ये बहुत कम होनी चाहिए और स्पेशली अगर पॉसिबल है तो सिंगल ही होनी चाहिए, जिससे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के और आपके वेक्टर के काफी ज्यादा टुकड़े ना हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझ लो यहां पर, लेट्स से यहां पर आपका जो PVU1 है इसकी काफी सारी साइट है। ओके, यहां पर भी लेट्स से आपका PVU1 है, यहां पर भी आपका PVU1 है लेट्स से, और लेट्स से दो ही मान लो, यहां पर आपका PVU1 आ गया। अगर आपके PVU1 पे मैं काटता हूं, इस रीजन पे काटता हूं, तो टोटल कितने टुकड़े हुए इस प्लाज्मिड के, एक तो टुकड़ा आपका ये वाला हो गया, एक टुकड़ा आपका ये वाला हो गया, दो टुकड़े हो गए। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद इन दो टुकड़ों को जोड़ोगे कैसे, एक जगह तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, इसको कैसे जोड़ोगे, कॉम्प्लिकेट हो गया ना प्रोसेस। लेकिन एक ही PVU1 है आपका इस पूरे के अंदर, अगर एक ही PVU1 है यहां पर, तो जब आप यहां पर कट लगाओगे तो सिर्फ ऐसे खुलेगा आपका डीएनए। भाई यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दो और वैसा का वैसा क्लोज कर दो, वैसा का वैसा सील कर दो, तो कॉम्प्लिकेशन यहां पर कम है ना, यहां पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। सो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम आपकी क्लोनिंग साइट हो जिन पे हम लोग कट लगा सकें। तो यूजुअली सिंगल क्लोनिंग साइट सबसे बेहतर रहती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी है तो बहुत कम होनी चाहिए, एक दो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो तब जाके हमें बेहतर सिलेक्शन का पता लगेगा, तब जाके हम लोग एनालाइज कर पाएंगे कि भैया क्या चल रहा है जीवन के अंदर, तब जाके हम लोग रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट में सिलेक्शन कर पाएंगे। अब रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट में सिलेक्शन एक तो रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट से हो सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये वाला रेप्लिका प्लेटिंग, कि एक बार आप जो है ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो करके देखो, एक बार नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। एक तो ये चक्कर है। दूसरा क्या है मेरे दोस्त, दूसरा यहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। काफी सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। अगर ये एंजाइम काम कर रहा है, इफ इट इज वर्किंग, तो ये आपका ब्लू कलर देगा, और अगर ये काम नहीं कर रहा है तो कोई कलर नहीं देगा, कोई कलर नहीं देगा तो कलरलेस होगा, व्हाइट होगा। आप समझ लो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैंने यहां पर डाला था इस PST1 रीजन में, ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैंने बीटा गैलेक्टोसिडेज के बीच में घुसेड़ दिया कहीं पे। तो अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने घुसाड़ दिया है बीटा गैलेक्टोसिडेज में, तो क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिवेट रहेगा, नहीं रहेगा।
तो क्या ये ब्लू कलर देगा? नहीं देगा, व्हाइट कलर देगा। यानी अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा दिया है तो व्हाइट कलर आएगा, यानी रिकम्बिनेंट का व्हाइट कलर है। जब मैंने इंसर्ट कर दिया है कुछ तो व्हाइट कलर आएगा। दूसरा, अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं घुसेड़ा है, राइट, नॉट इंसर्टेड, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज सेफ है। बीटा गैलेक्टोसिडेज सेफ है तो ब्लू कलर देगा। तो ब्लू कलर किसका है? नॉन रिकम्बिनेंट का है, नॉर्मल वाले का है। ठीक है, नॉन रिकम्बिनेंट का है, नॉर्मल वाले का है। तो आपको दो दो प्लेट नहीं उगानी पड़ती। इसमें क्या है, इजीली सीधा सीधा कलर देखो, आपको पता ही लग जाएगा भाई ब्लू वाले जो है ये नॉन रिकम्बिनेंट है और व्हाइट वाले जो है रिकम्बिनेंट है। सीधा सीधा आपको पता लग जाता है। उसी हिसाब से मार्किंग करो और उसी हिसाब से जो है अपनी कॉलोनीज, काम काम की कॉलोनीज उठा लो। एज सिंपल एज दैट। ये आपको करना होता है, ये बात है बस, राइट, सिर्फ ये बात है। तो यहां पर आप ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी कर सकते हो बीटा गैलेक्टोसिडेज की हेल्प से, जो कि मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है। और आप लोग रेप्लिका प्लेटिंग भी कर सकते हो। ये थोड़ा कम्बरसम है तो इसको नहीं किया जाता यूजुअली, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग आप लोग कर सकते हो। बीटा गैलेक्टोसिडेज जब आपका एक्टिवेट रहेगा तो ब्लू कलर देगा, एक्टिवेट नहीं रहेगा तो व्हाइट कलर देगा। ये बात हुई आपकी PBR 322 की, और ये बात हुई आपके क्लोनिंग वेक्टर्स की और कॉम्पिटेंट होस्ट की। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द होल समरी ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाएंगे। सो आई होप दैट यू गॉट दिस लेक्चर वेरी वेल। आपको ये दोनों माइंड मैप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत प्यार प्यार से छोटे छोटे लेक्चर्स में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ माइंड मैप्स, जिससे कि ये फ्यूचरिस्टिक हो, ये अगली साल जो आने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से देख पाए, राइट। सो अभी आप फटाफट से मार्क्स अप लर्निंग ऐप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, ये वाला जो माइंड मैप आपको पीडीएफ में आपके लेक्चर खत्म होने से पहले मिल जाएगा। एज वेल एज आप लोग मार्क्स अप नाम की टेलीग्राम गूगल के ऊपर जाकर के आप ऐप को सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, एंड यू कैन इंस्टॉल दैट एज वेल। सिग्मा स्टार 2.0 को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और Amazon पे आप हमारी टेस्ट सीरीज को सर्च कर लीजिए। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली सेम, एनसीईआरटी बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस बाहर हैं, लगभग 5 से 10% क्वेश्चन बाहर रखे गए हैं, जितना कि नीट का यूजुअली सिनेरियो होता है। लेकिन बाकी आपको मजा आ जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। ज्यादातर क्वेश्चन, इनफैक्ट 95% से भी ज्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत हम लोग बाहर गए हैं क्योंकि जाना लाजमी है। और ये ऑफलाइन टेस्ट आप लोगों के घर पर पहुंचेंगे हार्ड कॉपी के अंदर विद ओएमआर शीट, और सेम उसी पैटर्न में जिस हिसाब से नीट काम करता है। सो प्लीज मेक श्योर टू गेट देम अप, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक जरूर कर लेना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। आई विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।